नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के 2 मंत्री, पहले प्रताप सिंह खाचरियावास और अब महेश जोशी। इनके घर जिस तरह के ठिकानों पर पहले छापा और उसके बाद महेश जोशी की गिरफ्तारी, राजस्थान की राजनीति में इसके कई मायने हैं। एक तो सवाल ये कि क्या पूर्व सरकार के मंत्रियों को एक-एक करके निशाना किया जा रहा है? और दूसरा भ्रष्टाचार के जो बड़े आरोप लगे थे और जो कहीं न कहीं उन आरोपों पर जो जाँच आगे बढ़ रही है, क्या वाक़ई में प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार पर अब लगाम लग पाएगी इस तरह के जो एक्शन जो दिख रहा है इससे? क्या अब हम राजस्थान और देश में भ्रष्टाचार कम होता हुआ देखेंगे? और पूर्व मंत्रियों के घर पर शिकंजे पर जिस तरह से ईडी का छापा है, उससे क्या संदेश, क्या असर कांग्रेस पार्टी में इस तरह किस तरह का रिएक्शन क्योंकि ये सिर्फ जयपुर, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लगभग विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से शिकंजे में लिया जा रहा है, उससे राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जयपाल सिंह जी, बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जयपाल जी, क्या कुछ चल रहा है? जयपाल जी क्या है इस वक़्त मतलब 2 मंत्री अभी तक पूर्व अशोक गहलोत जी की सरकार के आपके निशाने पर आने वाले दिनों में और किस-किस की बारी है? देखिए मीना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मोदी जी ने नारा दिया कि न खाएंगे न खाने देंगे। और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग कहते थे कि आप कार्रवाई नहीं करते हो, चाहे पेपर लीक हो उसमें कोई बड़े छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया, बड़े मगरमच्छ नहीं आ रहे हैं। और जब आज आ रहे हैं तो वही कांग्रेस पार्टी उसका दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है कि हमारे लोगों को ईडी की प्रताड़ना की जा रही है, वो की जा रही है। खैर ये अलग विषय है। जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और जिस व्यापकता के साथ में इस जेजेएम में जो घोटाला हुआ है वो आज का विषय नहीं है। और काफी दिनों से इस पे मैं समझता हूँ एजेंसियां इस पे कार्रवाई कर रही थी और उनकी डिटेलिंग कर रही थी। 900 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ के आसपास ये घोटाला है। और जिस पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ है, तो एक आदमी नहीं है। निश्चित रूप से बिना मंत्री के सह के और बिना उसके सह के बिना ये काम हो नहीं सकते। यानी टेंडर नियमों को बदला गया है, टेंडर नियमों के साथ में इन्होंने छेड़छाड़ की है और टेंडर पुलिंग भी यहां तक किया है। तो ये एक दिन का विषय नहीं, इसमें व्यापक जांच हुई है और प्रूफ और तथ्यों के आधार पर कल ईडी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिस प्रकार के लोगों की अनुभव प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और दिए गए हैं, लाए गए हैं, फर्जीवाड़ा किया गया है। तो मैं समझता हूं जो रूल है उनके साथ में नियमों के ताक में रखकर काम किया गया है कि आप काम हो गया, उसका 70% आपको एडवांस मिलेगा। यहां पर केवल फोटो दी और 70% एडवांस आपने ले लिया। फाइनल कंडीशन में 10% पहले पैसा रोका जाता था, आपने मात्र 5% का रोका, पूरा पेमेंट उनको कर दिया गया। तो जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए के टेंडर तो ऐसे हैं जिनमें कोई कुछ हुआ ही नहीं, केवल फर्जी बिलों के आधार पर और केवल फोटो दिखाकर इन्होंने पेमेंट उठाया है। तो मैं समझता हूं ईडी ने जो कार्रवाई की है वो जारी रहेगी आगे, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। जी, राजीव तिवारी जी, जिस तरह से जितना बड़ा मामला जयपाल जी यहाँ पर बता रहे हैं, इतने बड़े घोटाले पर जाँच में समय लगता है। लेकिन जैसे 20 साल पुराने मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास पर, तो ये मामला कितना और सरकारों को, जाँच एजेंसियों को किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में जाँच करने में जो ये इतना समय लगता है, इसके पीछे मंशा है या वाक़ई में सीमाएँ हैं, अफ़सरों की कमी है? देखिए, जांच में समय जो लगता है वो हमारे यहाँ की सरकारी प्रक्रिया ही ऐसी है कि एक एक मामले की जांच 5, 10, 20, 25 साल चल जाती है, 30 साल चल जाती है। वो तो सरकारों पर डिपेंड करता है कि उनकी इच्छा क्या है। घोटाले होते हैं, जरूर होते हैं, भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन उसकी जांच की प्रक्रिया हमारे यहाँ इस तरीके की है। पहले तो सरकार अब उसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति, एफआईआर की अनुमति देगी कि नहीं देगी। जब तक सरकारी अधिकारी है उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर में नाम ही दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में भी 25-30 अधिकारी हैं जिन पर ईडी की नज़र है। ईडी उन पर पूछताछ या एफआईआर दर्ज करना चाहती है, लेकिन सरकार से भी बहुत सारे लोगों की अनुमति नहीं मिली है।
फिर जोशी जी 1 साल से लगातार सम्मन को वो करते जा रहे थे, उसकी पालना नहीं कर रहे थे, वहां जा ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे भाई? आप अगर पाक साफ हो, वहां जाके अपना सारा हिसाब किताब दे दो ना, तो फिर आगे कार्रवाई का कोई उसमें फिर अगर वो देने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई ईडी की होती है या किसी और एजेंसी सीबीआई की होती है, किसी की होती है, तो पार्टी को भी कहने का ये उनको चला दिया होता है, उसमें कि अधिकार होता है कि देखिए हमने सारे पेपर सौंप दिए, सब कर दिए, अब दुर्भावना से या बदले की भावना से, जो भी हम राजनीतिक भाषा में कह लें, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। जब 1 साल से आपको लगातार ईडी बुला रही है, आप जाकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे थे? जी, अब ईडी कांग्रेस को पार्टी के राजकुमार नए मीणा कुछ जुड़ी हैं प्रवक्ता, उनसे समझेंगे राजीव तिवारी जी। जगदीश शर्मा जी, 1 साल तक समन मिलता रहे और आप पहुंचे नहीं, तो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत भी जो नेचर ऑफ लॉ है एक तरह से, उसमें भी आप कहीं न कहीं ऐसा लगता है संदेह के घेरे में आते हैं। मीना जी, ऐसा है, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पहले से है। करीब इसको 2.5-3 साल हो गए हैं मामले को चलते हुए। सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हुई, सीबीआई ने जांच शुरू की थी, जो मामला ईडी को गया और काफी कुछ इसकी बाल की खाल उतार ली गई है, इसको कहना चाहिए। और अशोक जी के टाइम पर जो मिनिस्टर थे जितने भी, उनमें से आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में उलझे हुए थे। वो पैसा कहाँ कहाँ तक जाता था, जैसे इसमें ईडी ने मामला बनाया है कि ये पैसा ऊपर तक जाता था, जबकि महेश जोशी जी जो पीएचडी मिनिस्टर थे तत्कालीन, उनका कहना है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या कोई पैसा खाया नहीं। तो ये बात कहने की है, ईडी वाले इसका तारतम्य निकाल के लाए हैं, इसकी लिंकेज देखी है उन्होंने, मनी ट्रायल देखी है उन्होंने, तो उससे पता चलता है कि इस तरीके से हुआ है। अब आप बताइए कि मैं मान लीजिए सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरे बच्चे के नाम से कहाँ लाख रुपए आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? मेरी बहन या मेरी जो पत्नी है उसके नाम से कहाँ से पैसे आएंगे? और किसी के तो नहीं आते ऐसे पैसे। और वो कहता है मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। ये तो चलता है। खैर, अब ये देखना ये है कि ये केस कितनी जल्दी खुलता है, क्योंकि जांच काफी कुछ जो है हो चुकी है पूरी, और अब इंट्रोगेट करना है महेश जोशी जी को। तो वो महेश जोशी जी कितना उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी बातें निकलती हैं कि नहीं सामने, ये देखने की बात होगी। लेकिन कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए आप। कांग्रेस कमेटी में जो एआईसीसी है वहां से लेकर नीचे तक चलता है ये। अभी थोड़े दिन पहले जो है छत्तीसगढ़ के पुराने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके यहाँ पर छापा पड़ रहा था। तो ये हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको। ये इस चीज की बात है, और सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि वो ऊपर से नीचे तक उनके लोगों के ही नाम क्यों आते हैं भ्रष्टाचार में, जी, क्यों इतना पैसे का लेन देन होता है। राजकुमार मीणा जी, मुझे जी। सवाल पूछने की जरूरत है क्या? वैसे तो है नहीं, काफी ज्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं, तो मैं शुरुआत जगदीश जी के सवाल से कर देता हूं कि ईडी के द्वारा छापे मारना और आरोप सिद्ध होना। जगदीश जी, एक नेता के नाम बताओ कि पिछले 2018 से अभी तक 36 नेताओं के ऊपर, बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है। सभी को क्लीन चिट दे रहा है कि उसमें से 80% बीजेपी में शामिल है। ठीक है, किसी एक नेता का नाम बता दो कि ईडी ने कार्रवाई की और वो सलाखों के पीछे हो। तो ये हम सब आम लोगों को सोचने का विषय भी है। कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई पे सवाल या निशान ये बात खड़ा करती है। ईडी अगर किसी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती, या तो वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते या वो राजनीति छोड़ के अपना व्यक्तिगत काम करते। ईडी अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर वो कार्रवाई करती तो उस कंपनी उसकी कार्रवाई के तुरंत महीने 1.5 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को लाखों अरबों रुपए उनको चंदा मिल जाता है। तो ईडी एक बात बताए, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है कि एक
ईडी किसी के लिए, किसी पार्टी के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करे, दोनों बातों में बहुत फर्क है। महेश शर्मा जी की बात रही तो निश्चित रूप से उनको समन मिले, उनका व्यक्तिगत इसमें कुछ भी दृष्टिकोण हो सकता है कि वो क्यों नहीं गए, क्या नहीं गई, क्योंकि मैं ना तो ईडी को गलत ठहराता हूं, ना महेश शर्मा जी को हम गलत ठहराते हैं, ठीक है। बस ईडी का सवाल या निशान उठने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि आज तक ईडी के द्वारा जिन जिन पे भी कार्रवाई की गई, एक भी सलाखे के पीछे नहीं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, जी अब आप महेश शर्मा जी पे आ रहे हो तो महेश शर्मा जी का सीधा है, अब गहलोत साहब के ट्वीट पे भी अभी दिन में भी बात हो रही थी कि गहलोत साहब ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया, क्यों नहीं करेंगे भाई? वह इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, संगठन के राजस्थान के अंदर संगठन निर्माण की अहम भूमिका रही, हमारे अग्रणीय नेता है, तो वो परिवार का हिस्सा है, तो परिवार के सदस्य के ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई होती तो स्वाभाविक सी बात है। और आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि ऊपर से नीचे कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी, जरा से अपने चक्षु खोलिए जगदीश जी, बीजेपी की तरफ भी थोड़ा सा भी देखोगे ना, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जितना आरोप आपने इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर सोच, थोड़े से में आप संतुष्ट हो जाओगे, ज्यादा की आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आंकड़ों पे हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी पूरा पैनलिस्ट है इनका, वो आंकड़ों की बातें मानता ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयंभू बने हुए हैं, जो हमने कह दिया वो सत्य है। जयपाल जी, मीणा जी जो जी भी बोल रहे राजकुमार जी, उसमें एक बात तो कहीं ना कहीं पूरे देश के नामों पर नजर डालेंगे, ईडी की कार्यवाहियों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं राजकुमार जी की बात में दम है। क्या कारण है कि जो बीजेपी में शामिल हो गए पूर्ववर्ती कांग्रेसी और दूसरी पार्टी के नेता, उनके खिलाफ सारी कार्यवाही बंद, और जो विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ फाइलें खुल जा रही हैं। मीना जी, मेरे काबिल साथी ये बात भूल जाते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने पिंजरे का तोता सीबीआई को किस टाइम कहा था, कब कहा था, ये भूल जाते हैं कहते हुए। खैर वो अलग विषय है। आज ये कह रहे हैं कि किसी एक नेता का नाम बता दो। दो नेताओं को तो अभी ईडी की रेड पड़ी है जिनका नाम आपको बता रहा हूं, आप गूगल करके चेक कर ले। 24 अप्रैल 2024 को छापा बस्ती हराए के विधायक अजय सिंह बीजेपी के विधायक हैं, उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, छापा पड़ता है, वो नहीं पढ़ते हैं। 17 फरवरी 2025 को पूर्व भाजपा सांसद पानीपत के नीति सेन के घर ईडी पैसे गिनने की मशीन लेके गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। अब देखना ही नहीं चाहते तो अलग बात है। ये मैं इसी 24-25 की बात कर रहा हूँ। इसे ऐसा नहीं है, कोई भी यदि नेता भ्रष्टाचारी है और उसने भ्रष्टाचार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, कहीं भी जाए, किसी के खिलाफ कोई केस बंद नहीं हुआ है। जहां तक ये कह रहे हैं, ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तब जब से बनी है तब से कह रहे हैं कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, बहुत सारा करप्शन हुआ है और बहुत सारे पेपर लीक के मामले झूठे बनाए गए हैं। अब वो बड़े मगरमच्छों का नंबर आ रहा है तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। जो भी जिसने प्रदेश को लूटा है, जिसने करप्शन किया है, वो सलाखों के पीछे होगा, चाहे कितना बड़ा वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे पेपर लीक करने वाला माफिया हो। अब ये कह रहे हैं कि साहब इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है और अधिकारी भी इसके अंदर है। उसके लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 12 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति इसी सरकार ने अभी दी है और 8 के अंदर प्रक्रिया दी है, वो बहुत जल्दी कर दी जाएगी। हुआ क्या है बेसिकली ये हुआ है कि जो जैसा अभी जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि अकेले अधिकारी नहीं, पैसा ऊपर तक गया गया, ये बात प्रूफ हुई है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेंडर पुलिंग की है इन लोगों ने मिलकर 70% पैसा केवल फोटो के आधार पर दिया है, जो ईडी ने अपने आरोपों के अंदर कहा है और उस एफआईआर के अंदर भी लिखा गया है। आप सोचिए कि जल जीवन मिशन इस प्रदेश के गलों को सुखाने के लिए, पानी पिलाने के लिए लाया गया, ये लोग अपना पेट भरने लग गए। क्या ऐसे भ्रष्टाचारी सलाखों के बाहर होने चाहिए? इनको तो पहले ही अंदर होना चाहिए। खैर देर आए दुरुस्त आए। आज वर्तमान सरकार ने क्या किया है, जल जीवन मिशन के अंदर जो डाटा मिसमैच हो रहा था, यानी कहीं भी कुछ भी डाटा इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, जो कहे वही सही है। टेंडर किया, खुद नहीं पैसा लिया, 70% ले लिया और खा गए, पूरा काम कुछ नहीं हुआ। लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल के या चोरी के पाइप लाके, आप ताजुब करेंगे कि हरियाणा से चोरी के पाइप लाके उनमें इन्होंने पैसा उठा लिया और 120 करोड़ रुपए के टेंडर, जो टेंडर फर्जी, केवल फर्जी, उसी आधार पर इन्होंने किया। तो छोटा मोटा करप्शन नहीं है, बहुत बड़ा। कांग्रेस पार्टी ये कह के कि इन्होंने केवल हमारे लोगों पे कार्रवाई हो के बच नहीं सकती है, पैसा खाया, भ्रष्टाचारी है, इनको जेल जाना होगा। साथ ही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो गतिशील पोर्टल है
वर्तमान सरकार ने गतिशील पोर्टल पर सारी चीजें अपलोड की है। प्रदेश का कोई भी नागरिक जाके देख सकता है कौन सा काम, और इसके अंदर केवल 90 परियोजनाएं जिसमें 63,531 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसकी सारी डिटेल, सारा डाटा, सारा पोर्टल पे अपलोड है। यानी कांग्रेस सरकार ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, केवल अपने दोस्तों को मिलाकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रदेश के हितों को लूटा, प्रदेश के पैसों को लूटा और प्रदेश की जनता के घरों तक पानी नहीं पहुंचने दिया। क्या ऐसे लोग बाहर होने चाहिए? ऐसे लोगों का स्थान एक ही होगा और वह सलाखों के पीछे, इनको जेल जाना ही होगा जिन जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए। जगदीश जी, आपके पीछे बड़ी अच्छी चिड़ियाओं की चहचहाट सुन रही है हमें, क्योंकि आप, हमें मालूम है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और ड्यूटी पर हैं, तो आप डबल ड्यूटी कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि इस वक्त विपक्ष की तरफ से निश्चित रूप से ये आरोप लगेंगे कि ये जो भी जांच है, कार्यवाही है, ये सब जो है वो राजनीति से प्रेरित है। और ये आरोप विपक्ष के तब मजबूत हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि बाकी सत्ता पक्ष में बैठे हुए, जैसा कि जयपाल जी ने कहा, बड़ी मछलियां नजर नहीं आती है। कांग्रेस की बड़ी मछलियां जैसे आ रही हैं, तो बीजेपी में सब कुछ साफ सुथरा है। बीजेपी की सरकारों में करप्शन नहीं हो रहा है, केंद्र में भी और राज्य में बीजेपी के सारे मंत्री जो हैं वो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्यवाही ना हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी बड़ी जबरदस्त सुशासन दे रही है। अब मीना जी, जयपाल जी इसलिए ले रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये मामला पुराना है। कांग्रेस शासन में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मामला एसीबी को दिया था, और उसके बाद जिस प्रकार से बहरोड में जो कुछ हुआ था, फिर उसके बाद आपके सामने जयपुर की होटल में पकड़ा गया था व्यक्ति, और ये फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर देने वाली बात है। अब उसमें टेंडर निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिए गए, गणपति ट्यूबवेल्स और शाम ट्यूबवेल्स की बात है कि उनको फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं और उनकी जांच उसी वक्त हो गई थी, और उस वक्त सीबीआई में मामला दर्ज हुआ था। फिर ईडी आई थी और ईडी में जो अब देखिएगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जिनको अरेस्ट किया गया था उसमें देखिएगा इनके सहायक हैं संजय बढ़ाया, जिनके माध्यम से सब लेन देन हुआ करता था, और एक अहमदाबाद के व्यक्ति हैं जो कि निजी सहायक लगा लिए थे, महेश जी ने, जो अब बार बार बात आ रही कि मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। महेश जी ने जांच कराई थी उस वक्त, और जांच में स्पष्ट रूप से ये आ गया था सामने कि 859 करोड़ के L1 के रूप में टेंडर दिए गए थे, और निश्चित रूप से 169 निविदाएं हैं जो कि भाग लेने वाली 73 निविदाओं को L1 में। मामला ऐसा है कि देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र का मामला है, और फर्जी प्रमाण पत्र 15 लाख रुपए लेकर के सब दिए थे, तो ये सब जाहिर है वो जांच हुई है। और जांच में जिस प्रकार से अब बार बार बात, अब श्रेय लेने की बात जो जयपाल जी कर रहे थे, हम कर रहे हैं जांच, आप तो देखिएगा उन दबी हुई फाइलों को उजागर कर रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ जब जिस तरह से विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उसके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने क्या कहा था, और अभी हाल ही में वसुंधरा जी ने आरोप लगाए थे कि झालावाड़ में क्या हुआ। और देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने एक्स पर जवाब दिया था सोशल मीडिया पर, हम गंभीरता से मामला ले रहे हैं और जांच चल रही है। अब निश्चित रूप से पदम जैन की बात करें जो ठेकेदार है, जिसमें जिस तरह की बात आ रही है, अब ये कह रहे हैं कि हम इंजीनियरों के खिलाफ जांच। अब आपके सामने जिस सुबोध अग्रवाल की बात है, सीनियर IAS था, PhD का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ACS हुआ करते थे, उनको तो अब तो क्या है, वो तो रिटायर हो लिए, उनके खिलाफ भी जांच हुई थी, सारी बातें। महेश जोशी को अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, ईडी ने बहुत सारी चीजों को अंदर, अभी देखिएगा कि अभी तो क्योंकि 4 दिन के लिए उनको हिरासत में लिया गया है, वो जांच होने के बाद किस तरह की स्थितियां सामने आएगी। लेकिन ये जयपाल जी, आपको श्रेय नहीं जाता है,
ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है कि उन्होंने देखिएगा कि जिस प्रकार से मामला दर्ज किया था 16 फरवरी 2023 में दर्ज किया था, और देखिए कि यूपी के लोगों ने शिकायत की थी कि भाई ये फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है, तो उसकी जांच भी उस वक्त कराई गई थी और निश्चित रूप से इंजीनियर में पाया गया था कि ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। अब क्योंकि अरेस्ट कौन करे, आरोप किसने लगे, उससे पहले तो इंजीनियर भी अरेस्ट हुए, ठेकेदार भी अरेस्ट हो गए। अब क्योंकि देखिए जिस प्रकार का मामला, जिस प्रकार की बातें बार बार निकल के आ रही है कि हम कर रहे हैं, बड़ी मछलियों को पकड़ रहे हैं। जयपाल जी, बड़ी मछलियों को पकड़ने की बात आई होती तो फिर देखो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक आज जाएगी है, क्योंकि जांच तो आप कर ही नहीं पाओगे, हिम्मत नहीं जुटा पाओगे ना। अभी भी बहुत सारी चीजें जो अंदर से दिखती नहीं है वो बाहर आ सकती है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब चुनाव आ जाएंगे आपके सामने, शहरी निकाय के चुनाव भी होंगे, पंचायत राज के चुनाव होंगे, उसमें लाभ किसको कैसे मिलेगा। लेकिन ये जांच तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि एसीबी ने जांच की थी और एसीबी की जांच के आधार पर ईडी सीबीआई में मामला गया था और सीबीआई के बाद ईडी में मामला गया था। तो जयपाल जी आप श्रेय मत लीजिएगा, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को श्रेय दीजिएगा कि अगर वो मामला नहीं उठाती अभी हाल ही में कि मेरे झालावाड़ में 42,000 करोड़ केंद्र से मिले थे, आपने किया क्या, उसके बाद नींद उड़ी और केंद्र के पाटिल साहब जो है जल संसाधन मंत्री, उनके कहने पे सब चीज हो रही है, आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से श्रेय मत लीजिए आप। जयपाल जी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है। पाटिल साहब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, इसलिए श्रेय स्वाभाविक रूप से हमें मिलेगा। स्वाभाविक है। वो तो विधानसभा में आपने देखा था किस तरह के आरोप प्रत्यारोप कन्हैयालाल चौधरी ने क्या कुछ कहा था। अब कितनी हिम्मत जुटा पाओगे, आगे कहाँ तक क्या क्या होगा, ये तो अभी आने वाला समय बाकी है। अब हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से चार्ज लगा रहे हैं वो भी आपके ऊपर भी लगा रहे हैं, कई चीजों में आपने सुन लिया होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उनको तो वो तो घटक दल कांग्रेस के हैं, उनको उसमें बुलाया नहीं गया था ऑल पार्टी मीटिंग में। तो इससे भाई अंदर से आहत बहुत सारे लोग हैं, वो आहत किसके ऊपर कहाँ कैसी स्थितियां बनेगी अभी अभी जांच में आना बाकी है। अभी तो महेश जी अंदर गए हैं। हनुमान बेनीवाल को तो श्याम सुंदर शर्मा जी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाना या समय समय पर उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की अवसरवादी राजनीति की, राजनीतिक दलों ने भी उनको दिखा दिया कि अवसर आने पर, समय आने पर वो किस तरह से उनको जमीन दिखा सकते हैं, और हनुमान बेनीवाल को दरअसल जमीन दिखा भी दी है। अब वो अपने बूते कितना कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन जयपाल जी, जिस तरह से कार्यवाहियां हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे एक दूर तक मैसेज जाएगा और एक डर बैठेगा, करप्शन नहीं होगा, मौजूदा सरकार, मौजूदा व्यवस्था में मंत्री अफसर जो है वो भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे? देखिए मीना जी, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। इस सरकार की नीयत साफ है, ये सरकार कुछ करना चाहती है, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करना चाहती है, जिसके 2-3 उदाहरण मैंने 2-3 बातें आपको बताई थी। अब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो जिसको श्रेय जाता है, जहां भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता कहें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, देखिए हमने, इन्होंने इतना हवा बनाया कि इतने पेपर लीक हो गए, आज कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें भी कार्रवाई हुई, बर्खास्त हुए हैं और उनपे सख्त कार्रवाई हुई है कि आज 1.5 साल के अंदर राजस्थान में पेपर लीक होना तो बात की बात है, पेपर लीक के लिए कोई सोच तक नहीं रहा है, उन माफियाओं को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया। और उसी का उदाहरण है कि इसके तहत भी कार्रवाई शुरू हुई है। आप देखिए धीरे धीरे रे मना सब कुछ हो, माली सींचे चौगड़ा ऋतु आए फल हो, जो कांग्रेस वाले कहते थे ना बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ है, अब देखिए आप शुरुआत हुई है, अब इसका अंजाम कहां तक जाएगा। जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, इस प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात किया है, अपनी सत्ता और सरकार बचाने के लिए जिन्होंने इस प्रदेश के हितों को उसके साथ कुठाराघात किया है और करप्शन किया है, वो भ्रष्टाचारी कान खोल कर सुन ले, उनको अंदर जाना ही होगा, सलाखों के पीछे जाना ही होगा। आपकी बोगलाट साफ बता रही है, आप आरोप प्रत्यारोप कर लीजिए हजार, लेकिन माननीय मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, इस नीति के तहत काम हो रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। राजीव तिवारी जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, राजीव जी काम हो रहे हैं क्या? वही तो मैं जयपाल जी को भी सुन रहा हूँ, राजकुमार जी को भी सुन रहा हूँ। अब हंसे नहीं तो और क्या करें। आप देखिए प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटाले का
आरोपी बताते हैं, ईडी के छापे पढ़ते हैं, उनके यहाँ सारी चीजें मिलती हैं, और वो तत्काल ही जैसे ही बीजेपी में आते हैं उप मुख्यमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बना दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर अब जयपाल जी कह रहे बड़ी मछलियां, पुराना जिसने भी घोटाला किया है, तो ये तो अभी 5 साल पहले कांग्रेस की थी, उसके 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, वहां जो घोटाले हुए उसका क्या कर रहे हो? उन मछलियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? भाई आपको जब पकड़ना ही है, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही लाइन पे नहीं चलना है, आपको उसको और विस्तृत रूप देना होगा तब जाके। और अभी आपके सरकार में कौन सा भाई बहुत सारी चीजें बहुत दूध की धुली हुई हैं। आपकी सरकार में खुद ही आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? करप्शन पे कोई नहीं लगा रहा है। कैसे नहीं लगा रहा है साहब, और काय पे लगा रहे? फिर करप्शन का बताइए, आप आरोप बताइए करप्शन का। अब वसुंधरा जी कह रही है 48,000 करोड़ या 42,000 करोड़ हमारे झालावाड़ के लिए आए, वो कहाँ गए? उनकी तो बता रहा है, मैंने पहले बताया, आपने सुना ही नहीं। इसका मतलब मैंने पहले कहा 49 करोड़ रुपए पे जो सरकार है, तत्कालीन अधिकारियों सबको नोटिस दिया हुआ है, सबको नोटिस दिया हुआ है। बात मैंने पहले जब ओपनिंग नोट था उसमें कही ये बात। वही तो कह रहा हूँ ना, नोटिस का मामला बताइए। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार के आपके भी दूध के धुले। बताइए 2-4 ये 200 करोड़ का 49 से कंपेयर कर रहे हैं। नोटिस क्यों चला? जब वसुंधरा जी ने थोड़ा सा अपना नहीं, कार्रवाई के तहत ही होगी ना, ऐसा ही तो नहीं सबको। कब तक होगी? आज महेश जोशी जी कितने दिनों बाद में गिरफ्तार हुए हैं, तो आरोप जो लगा रहे हैं वो पहली बार पेश हुए और पहली बार में गिरफ्तार में कोई दूध से धुलावा नहीं है, ऐसे मत बोलिए। आप तथ्यों के आधार पे बात कीजिए कि कोई 500 करोड़ तथ्यों के आधार पे बात हो रही है साहब, तथ्यों के आप पूरी आधार सरकार को बोल रहे हैं कि पूरी सरकार ही करप्ट है, ऐसे मत कीजिए। तथ्य आपके पास में, तो तथ्य रखिए कि ये 500 करोड़ का घोटाला है और इसके अंदर किसी ने एफआईआर कर दी है किसी के खिलाफ। पिछले बजट में एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई, इस बजट में उसको फिर शामिल कर लिया गया। आज आप तक घोटाले की बात नहीं बढ़ी है। बजट पे जाइए तो मैं आप बहुत सारी चीजें गिना दूंगा। पिछली सरकार की 4,200 घोषणाएं थी जो 1900 पूरी हुई है, वो अलग डील कर रहे हैं। तो जयपाल जी आप ये कहना चाहते हैं जयपाल जी कि सरकारी घोषणाएं करती हैं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हुआ। मीना जी, मेरा निवेदन ये है कि पिछली सरकार ने 4200 घोषणाएं की, उसमें से मात्र 1900 पूरी हुई। अब पिछली सरकार की घोषणा में और करप्शन में फर्क है, घोटाले में फर्क है साहब। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप करप्शन पे बात कीजिए कि ये सरकार भी दूध से धुली हुई नहीं है, इसके मंत्री भी चोर है, किसी ने घोटाला किया तो आप बताइए। आप बताइए कौन से मंत्री के खिलाफ एफआईआर है, किसी मंत्री ने घोटाला किया तो बताइए आप। केवल आरोप केवल पूर्वाग्रहों के आधार पे आरोप मत लगाइए। राजीव जी आज मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का एमओयू बोला, आपने बोला 30 लाख करोड़। आज भी मैं इसको प्रूव कर दूं। आप बोले आप पढ़ के नहीं आते हो। 35 लाख करोड़ के एमओयू मैंने बोला, उस समय भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे। आप बोले 30 लाख करोड़ का हुआ, मेरी डाटा है, आप पढ़ के नहीं आते हो। 35 लाख करोड़ के एमओयू, तब भी आपने ऐसी डिबेट हुई थी। तो आप मानिए इस चीज को, केवल तथ्यहीन और बेतुकी की बातों के आधार पे नहीं। आप मंत्री के खिलाफ 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का किसी ने घोटाला किया हमारे मंत्री ने, तो आप बताइए। केवल बजट घोषणाओं पे आप डिटेल मत कीजिए। जयपाल जी जो बात अच्छी नहीं लगती वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होती। अच्छी नहीं, आप बता दीजिए मीना जी आप बता दीजिए किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार के आरोप, फिर वो यही बात होगी ना, अभी तो अनुमति नहीं मिली, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप करा दीजिए राजीव जी, आप करवाइए। किसी मंत्री के खिलाफ है तो आप करवाइए। घोटाले सब जगह हो रहे हैं। अब केवल ये कह के और बच नहीं सकते हैं कि घोटाले सब जगह हो रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश को लूटा है, 1,000 करोड़ के घोटाले हैं, तो उन घोटालों की क्या जांच नहीं हो? सलाखों के पीछे नहीं जाए। यदि है हमारी सरकार के खिलाफ ये, तो प्रेस के लोग हैं, पत्रकार है, आप जाइए, घोटाला किया है उसको जरूर सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जयपाल जी एक बात तो आप ये समझ लीजिए जयपाल जी चाहे आप हो चाहे राजकुमार जी हो, आप ये बात समझ लीजिए, वरिष्ठ पत्रकारों का काम आपको आगाह करना, जागरूक करना, आपको चेतावनी देना है। उनका काम एफआईआर लिखवाना नहीं है।
जयपाल जी प्लीज, जयपाल जी आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, आपसे विनम्रता, धैर्य और आपसे जो जवाबदेही है वो आपकी ज्यादा है। जितने पैनल में लोग बैठे हैं वो सब सवाल पूछने वाले हैं, आपका अकेले का काम जवाब देना है, इसलिए आप ज्यादा जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठे हुए, प्लीज समझिए। जगदीश शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी ने जिस तरफ इशारा किया या संकेत या जो कुछ नजर आ रहा है आज की तारीख में, जो राजस्थान में हो रहा है सरकार में, जब भी होता है, महेश जोशी जी ने जब सत्ता में, आज तो वो आरोपी हैं, तो महेश जोशी एक आरोपों के साथ हैं, कटघरे में हैं इस वक्त, जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो सवाल ये कि जो कोई, लेकिन जब जब भ्रष्टाचार हुआ तब तो मंत्री पद की कुर्सी पर थे। सवाल ये कि आज जो मंत्री पद की कुर्सी पर है वो इससे बचे रहें, ताकि जब मंत्री पद की कुर्सी पर नहीं हो तब सलाखों के पीछे नहीं हो। क्या सरकार ये मैसेज, ये संदेश और ये मतलब एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं अपने अपने मंत्रियों के साथ कर पा रही है वर्तमान सरकार? सवाल ये है, राजीव जी का यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है। मीना जी ऐसा है, एक सिद्धांत के तौर पे बात बताता हूँ। वो चाहे पिछली सरकार हो, चाहे उससे पिछली सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की हो, चाहे अशोक गहलोत जी की हो, किसी की भी हो, अगर करप्शन है किसी भी लेवल पर, और वो चाहे आज की गवर्नमेंट में बैठे हुए मंत्रियों के बारे में ही क्यों नहीं हो, अफसरों के बारे में क्यों नहीं है, उसको तुरंत ही देखा जाना चाहिए। उस पर जिस लेवल की एफआईआर दर्ज होनी है वो होनी ही चाहिए। जिस तरीके की जांच होनी चाहिए, जितना बड़ा करप्शन है या जितना गहरा करप्शन है, वो होनी ही चाहिए। देखो ये चीजें ऐसे तो निकलती नहीं है। हमारे कहते हैं ना कि साहब जहां धुआं अगर उठ रहा है तो निश्चित मानिए कि थोड़ी बहुत आग नीचे होगी। तो कहीं से धुआं अगर उठ रहा है या काफी उठा हुआ है, तो समझिए कि नीचे कुछ न कुछ आग लगी हुई है, उसको समझने की जरूरत है। आज के जो मंत्री हैं इनके बारे में अभी कोई महत्वपूर्ण बात तो ऐसी सामने आई नहीं है, खासकर पैसे की भ्रष्टाचार और इस तरीके के मामले अभी तक खुले आम कोई चीज आई नहीं है। लेकिन अगर आती है तो यार दर्ज होनी चाहिए, पूरी जांच की स्क्रूटनी होनी चाहिए, अदालत सक्रिय होंगे तभी बात बनेगी। तो ये जो है कह देना कि साहब फला में हो गया नहीं हो गया, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं इसमें करता हूँ कि किसी भी दल का हो नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और दल का हो या निर्दलीय हो, उसको कानून की किताब के अंदर लाना पड़ेगा। कानून लॉ की जो बुक है उसके अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब बिल्कुल तक वो नहीं हो, उसके बारे में हम ईमानदार नहीं होंगे, हमारा शासन चलाना कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। जी। ये जनता राजकुमार की मीणा आवाज है। बिल्कुल ठीक है, और ये बात जयपाल जी आपको समझने की है। सत्ता में हैं तब तक बचे रहेंगे। अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करवा दी, आप नहीं करवाएं या करवा दें, ये सारी बातें ही समझने की हैं जिनकी तरफ राजीव तिवारी जी ने इशारा किया था। और वो भी अशोक गहलोत जी ने किसके खिलाफ, उनके सबसे करीबी लोग, महेश जोशी अशोक गहलोत के सबसे करीबी लोगों में से थे। उसके बाद भी उन्हें, चाहे मजबूरी में, चाहे किसी ने आवाज उठाई, चाहे कांग्रेस के भीतर से, चाहे विपक्ष की तरफ से, लेकिन कार्यवाही हुई। आज महेश जोशी कटघरे में हैं, सलाखों के पीछे हैं। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति ना बने। उसके राजनीतिक संदेश होते हैं और व्यवहारिक संदेश भी होते हैं। मैं श्याम जी आपके पास वापस आऊंगी मौजूदा सरकार को लेकर, लेकिन उससे पहले राजकुमार मीणा जी, इस वक्त अशोक गहलोत जी ने तो एक सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करके विरोध दर्ज कराया है, लेकिन बाकी पूरी कांग्रेस इस विषय में क्या कर रही है? अब देखिएगा कि आप मीना जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के सामने में ही जांच शुरू हुई थी, अब विरोध किस बात का करें? अब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और टीकाराम जूली ने कहा है कि भाई राजनीतिक आधार पर, द्वेषता के आधार पर जांच हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ एसीबी ने एक प्राइवेट सहायक है, नाम अहमदाबाद के निवासी थे मुकेश पाठक, उसने लीड दी थी सारी की सारी। जयपाल जी आप कम से कम ये सब चीजें तथ्य सामने, आप उन तथ्यों को बोल नहीं रहे हो। आपके जमाने में कुछ नहीं हुआ। अब देखिए सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया था
और ईडी ने सारे तथ्य एसीबी को दिए थे। आपके जमाने की बात नहीं, पुराने जमाने की बातें हैं, सारी निश्चित तौर पे रिकॉर्डेड है कि आज तो केवल कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वसुंधरा जी ने मामला उठाया और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा हम गंभीरता से लेकर के जांच करा रहे हैं, उसका परिणाम सामने आ रहा है। आप तो उसको देखिएगा, महेश जोशी के खिलाफ जांच कितनी प्रभावी ढंग से होनी चाहिए थी, ये तो पता है आपको कि 15 महीने बीत जाने के बाद आप क्या कुछ कर पाए। ये तो देखिएगा नोटिस कब मिला था, जांच कितनी बार हुई। अब आप ये भी मालूम है महेश जोशी का इतना बड़ा मकान कैसे बना, क्या हुआ, प्रश्न चिन्ह तो खड़े हैं निश्चित तौर पर। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच कराई थी शुरू, आपने जांच शुरू नहीं कराई। आप तो टारगेट, अब क्योंकि स्थिति ऐसी बनी है और विधानसभा में एश्योरेंस किया था कि होगी तो हम जांच भी कराएंगे और हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी चार्ज कई बार लग गए थे, आप विधानसभा में इंदिरा मीना ने लगाए थे। अब इंदिरा मीना के खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो अंदर भी जाना पड़ता है। अब गलत होगा, गलत जिसने किया होगा उसको परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। ये बात नहीं कि देखिए हर राजनीतिक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता या गलत काम नहीं करता, कई बार होता है परिस्थिति के अनुरूप क्या कुछ हो जाता है। अब देखिए इस मामले में निश्चित रूप से 15 लाख रुपए लेकर के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए, वही तो मामला है। और तो बाकी मामला तो अभी तक जेजेएम का आया नहीं। जयपाल जी आपने देखा कि अभी भी पाइपलाइन डाल दी गई, अभी डालिए ना, उस पाइपलाइन की जांच नहीं कराई, पाइपलाइन डाल दो, कनेक्शन तो हुए ही नहीं कहीं पे भी। जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं, बाहर की बता रहा हूँ, और पत्रकार कॉलोनी की बात कि आपने पाइपलाइन डाली, क्यों डाली नहीं पता, अभी तक जांच का विषय। जेजेएम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, अभी भी जांच पूरी हो नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आएगी तो कहाँ कहाँ किसके ऊपर दाग लग जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए राजनीतिक रूप से बहुत सिंपल इतना डिजिटलाइजेशन की बातें हैं, क्या ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन नहीं किया जा सकता? दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ सामने है, सबके सामने है। ऐसी स्थितियां क्या नहीं बन सकती? बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं बनाई जाती है क्योंकि बनाने की मंशा नहीं है, क्योंकि ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राजकुमार मीणा जी, मैं आपके एक बात मैं कहना चाह रहा था जी। देखिए मीना जी, विधानसभा में अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वालों को बंद करेगी और बीजेपी आएगी तो कांग्रेस वालों को बंद करेगी। अब परंपरा शुरू हो गई ना, जिस तरह से परंपरा टूट गई हो। हम नहीं करते थे आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा के, राजनीतिक व्यक्तियों को बंद नहीं किया करते जो हरियाणा में बाकी जगह होता था, अब यहाँ भी होने लगा है। जी, राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस पार्टी जी। क्या सोच रही है इस पूरे प्रकरण पर? अभी जो महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस की जो आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई झगड़े हैं, उसकी वजह से इस पर कितना असर पड़ेगा कि आप लोग दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जाएगा सत्तारूढ़ दल पर कि भाई जांच जल्दी हो, ट्रांसपेरेंसी से हो? आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना से हो रहा है, बस ये एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह जाएगा कि आने वाले दिनों में कुछ और दिखेगा इस पर? मीना जी, पहले तो आपको बता देता हूं आपके चैनल से माध्यम से कि कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, फूट नहीं है। दूसरी बात, इस जांच के लिए हमने कभी मना किया ही नहीं। जगदीश श्याम सुंदर जी ने बताया कब से चलिए, कब से चल रही है, किसने लगवाई है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि आप पारदर्शिता से काम कीजिए, टारगेट बना रहे हो। अगर अभी इन्होंने जयपाल जी ने बोला कि पूरी कांग्रेस ही भ्रष्टाचार थी, तो प्रमोद जैन भाया को तो अमित शाह जी ने सम्मानित किया था, बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, वो ज्यादा रेवेन्यू किया था। तो फिर भ्रष्टाचारियों को आप कैसे सम्मानित कर रहे हो? गजब हद हो रही है। मतलब चिट भी आपकी, पट भी आपकी। आप बार बार जीरो टॉलरेंस वाली बात करते हो, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हो। आपका एक घोटाला पूरे कांग्रेस के घोटाले के ऊपर भारी है, व्यापम घोटाला। 47 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें आम आदमी, पत्रकार, डॉक्टर, पुलिस, पता नहीं कौन कौन मरे। उन पे ऐसी चीजों, इतने बड़े बड़े घोटाले करके, ताबूत घोटाले करके, सैनिकों के ताबूतों का तक की घोटाला आप लोगों ने वहां तक भी पैसा नहीं छोड़ा, और यहां बैठ के दूसरे को आईना दिखा रहे हो। जी, पहले वास्तविक रूप से कुछ कीजिए। जी ठीक है राजकुमार मीणा जी, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता आपकी बात सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। नहीं, बोफोर्स याद नहीं रहा ना इनको, बोफोर्स याद नहीं रहा इनके प्रधानमंत्री। राफेल भूल गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भूल गए? अरे राफेल भूल गए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भूल गए? अरे जयपाल जी मान जाओ, बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे तो आज तक साबित नहीं हुई,
और अभी जो मोदी करके आया विदेश में स्पेक्ट्रम बेच के आया एलन मस्क को, वो पता नहीं है क्या हुआ? अरे आज तक किया क्या तुमने? कितने बेच दिए, कितने आरोप लगा दिए? अरे सुनिए, क्या कर लिया आपने? बड़े चिल्ला के आए थे, गांधी परिवार जेल में जाएगा, वाड्रा जी जेल में जाएंगे। क्या हुआ भैया? 11 साल में नींद नहीं उड़ी क्या? 11 साल में नींद नहीं उड़ी क्या कि 11 साल तक दूसरे शासन में जी रहे थे कि विदेश में थे? जयपाल जी, मिर्ची लग जाएगी, शांति से रही है, मत जाइए। अगर मैं आपको आईना दिखाने लगा ना तो बौखलाहट की वाली उछल कूद मचा दोगे। अरे 11 साल में क्या कर दिया बताइए ना? चुनाव के पहले भी तो यही बोल के आए थे, गांधी परिवार जेल में जाएगा, वाड्रा जाएगा। अरे कौन खा गए? सबूत तो दे दो। अरे सबूत तो दे दो, बस क्यों रहे हो? अरे सुनिए, हाँ तो आज तक 11 साल में क्या कर लिया? क्यों जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हो? बेच के दिखाओ ना, क्या बोलने का ही काम करते हो? बेच के दिखा दो, बेच के दिखा दो। सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ता द्वारा बेखूबी तरीके से किया जा रहा है। सिर्फ इनका काम नहीं है कि बताओ ना क्या कहाँ तोड़ा, बता दो। ये क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पो कर रहे हो यहाँ पे? कुछ तो वास्तविक तथ्य से बता दो। बता दो कौन है जोधपुर दामाद है क्या भारतीय जनता पार्टी का? कभी ज्ञान आता है? कौन है? गांधी गोकुल घोटाला क्या याद नहीं आ रहा है? माँ और बेटे नेशनल हेराल्ड में जेल जाने की तैयारी में, याद नहीं आ रहा है? ऑडियो बंद कर दीजिए। राजकुमार जी, आपकी जितनी उम्र है उतना अनुभव है जयपाल जी का, ये बात ध्यान रखिए। प्रवक्ता वो सत्तारूढ़ दल के हैं, विपक्षी पार्टी के हैं, आपको बोलने का हक भी है, अधिकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप ठीक से बोलें। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल मैं ठीक से बोल रहा हूँ मीना जी, उम्र बड़ी होने से ज्ञान बड़ा नहीं हो जाता। आरोप आप ये नहीं होता कि बस ठीक है कि उम्र बड़ी है तो उन्होंने बोल दिया सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मर्यादा के अनुसार आप आरोप लगाओ। राजकुमार जी मना कौन कर रहा है? मर्यादा तो रोको। नहीं, मैंने किसको क्या गलत बोला? किसको कोई गाली निकाली क्या? मर्यादा रखनी पड़ेगी। राजकुमार जी आप खुद सुनिएगा, पूरी डिबेट को आप खुद सुनिएगा, फिर खुद अपना मीना जी बिल्कुल, मैं उस पार्टी के प्रवक्ताओं को इज्जत नहीं दे सकता जिस पार्टी के नेता किसी की माँ बहन के बारे में गलत बोलते हो, किसी जातिगत विशेष टिप्पणियां देते हो, सदन में किसी की जाति को कटवा मुल्ला सब बोलते हो, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार जी का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। राजकुमार जी, आपको डिबेट में आना सीखना पड़ेगा। न्यूज़ 24 पर हमारे साथ अभी हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।